हॉर्मुज के अंदर 3 जहाजों पर फायरिंग हुई। कहां तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अनिश्चितकाल सीज फायर का ऐलान कर रहे थे, लेकिन ईरान ने कहा है कि हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसे सीज फायर के अंदर। 3 जहाजों के ऊपर हॉर्मुज में फायरिंग हुई है और ईरानी कमांडर्स की तरफ से साफ कह दिया गया है कि हम पर अगर हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट का खेल खत्म कर देंगे। मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ नहीं बचेगा, कोई उत्पादन का केंद्र नहीं बच पाएगा। मिडिल ईस्ट में साफ कर दिया गया है। ईरान ने भारत के एक जहाज को रोक लिया है, खबर यह भी सामने आई है। और इस युद्ध में 52 लाख भारतीय वापस लौट आए। जो 40-50 हजार में जो होली और दिवाली पर या किसी की शादी में भी नहीं आ सकते थे, वो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दे दे करके किसी तरीके से मरते गिरते पड़ते पहुंचे हैं 52 लाख। सोचिए आप, 90 लाख के करीब भारतीय बताए जाते हैं, लेकिन 90 लाख में से 52 लाख वापस आ गए हैं, यानी तकरीबन आधे से ज्यादा भारतीय वापस आ चुके हैं। यानी ये युद्ध अभी भी लोगों को लग नहीं रहा कि किसी प्रकार से शांत होने की कोई संभावना है। इस युद्ध में अभी भी एंड पॉइंट लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है और इसीलिए जो लोग वहां पर मौजूद थे वो वहां से भाग खड़े हुए हैं, क्योंकि जान तो बचानी है साहब। खबर आप देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। ईरानी कमांडर की धमकी, अब हमला किया तो मिडिल ईस्ट का खेल खत्म कर देंगे। ईरान के एक सैन्य कमांडर ने खाड़ी क्षेत्र के देशों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उनके इलाके या सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया गया तो मिडिल ईस्ट में तेल उत्पादन बंद होने की नौबत आ सकती है। यह बयान उन्होंने आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले भी कुछ खाड़ी देशों ने अपने इलाके का इस्तेमाल ईरान के दुश्मनों को करने दिया। कमांडर ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो इन देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी तेल उत्पादन गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। ईरान साफ कह रहा है कि भैया संभल करके चलना, फिर हमें दोष मत देना। और इस वक्त में 3 जहाजों के ऊपर हॉर्मुज में फायरिंग की गई है। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। हॉर्मुज स्ट्रेट में बुधवार को कम से कम 3 जहाजों पर गोलीबारी की गई है। रॉयटर्स के मुताबिक यह जानकारी समुद्री सुरक्षा से जुड़े सूत्रों और यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन यूकेएमटीओ ने दी है। ओमान के उत्तर पूर्व में लाइबेरिया के झंडे वाले एक कंटेनर जहाज पर गोलीबारी और रॉकेट से हमला हुआ, जिससे जहाज के ब्रिज के हिस्से को नुकसान पहुंचा। इस हमले में सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। इसके अलावा एक पनामा के झंडे वाले जहाज पर हमला हुआ। यह ईरान से करीब 8 नॉटिकल मील दूर 14.8 किलोमीटर था। यह जहाज और इसके क्रू सदस्य सुरक्षित है। तीसरे कंटेनर जहाज पर भी ईरान से करीब 8 नॉटिकल मील दूर पश्चिम में फायरिंग की गई है। यह हॉर्मुज से बाहर निकल रहा था। यह जहाज भी लाइबेरिया के झंडे वाला था, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए, ईरान जो है वो जान किसी की नहीं ले रहा है, लेकिन यह साफ संदेश दे रहा है कि अगर नाकेबंदी अमेरिका की तरफ से रहेगी तो हम भी फिर सख्ती करेंगे और पूरी सख्ती करेंगे। वरना ईरान ने साफ कह दिया था कि अब किसी जहाज को अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है और पूरी तरह से सभी कमर्शियल जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमने खोल दिया है। बस केवल आपको हमारे बताए हुए रास्ते से गुजरना है। लेकिन अब जब से अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी है, तब से ईरान की भी सख्ती शुरू हो गई है। और इस वक्त में खबर एक बड़ी निकल करके सामने आ रही है एक भारतीय जहाज को लेकर के। एक भारतीय जहाज, उसको भी कब्जे में ले लिया गया है ईरान की तरफ से। खबर आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स आईआरजीसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत आ रहे एक जहाज को रोक करके कब्जे में ले लिया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि जहाज बिना इजाजत हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। लाइबेरिया के फ्लैग वाले एपा मीनाडोसे नाम का यह कंटेनर शिप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की ओर जा रहा था। ईरानी नौसेना के मुताबिक जहाज के नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ की गई, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। कार्रवाई के दौरान आईआरजीसी ने जहाज को रोक करके अपने कब्जे में ले लिया और उसे तट की ओर ले गई है। आपको याद होगा, चाइना के एक जहाज को भी ईरान ने रोक लिया था
और ईरान ने कहा था कि हम किसी भी देश के जहाज को ऐसा नहीं है कि उसको ब्लैंक अप्रूवल देंगे, आपको हमसे पहले अप्रूवल लेना होगा और अब उसके बाद में जा सकते हैं। चाइना के जहाज को रोक लिया। अब भारत निश्चित तौर पर ईरान का बड़ा सहयोगी देश भी रहा है, पुराना साथी भी रहा है, लेकिन इस वक्त में जब जंग का समय है, ये कहा जाता है कि चीन उसकी सीधी मदद कर रहा है, और चीन उसकी सीधी मदद कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर ईरान चीन के जहाज को अगर रोक रहा है, तो आप समझिए कि भारत के जहाज को भी फिर वो रोक सकता है। तो ये कुल मिलाकर के इस वक्त की स्थिति है। और अब मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं 52 लाख भारतीयों को लेकर के। 52 लाख भारतीय वो वापस लौट आए हैं। जंग शुरू होने के बाद में लगभग 52 लाख भारतीय वो देश लौटे हैं। पश्चिमी एशिया में जंग शुरू होने के बाद में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक देश लौटे हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक 11,91,000 लोग भारत वापस आ चुके हैं। क्षेत्र में बढ़ते तनाव और चिंताओं के बीच में वहां रह रहे भारतीयों की वापसी लगातार बढ़ रही है। हालात बिगड़ने के बाद में लोगों ने तेजी से लौटना शुरू कर दिया है। सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं और लगातार इस प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर के 52 लाख भारतीय अभी तक वापस आ गए हैं 90 लाख में से, और ये खबर वाकई बेहद डराने वाली है। आप सोचिए कि जब वो 52 लाख भारतीय जब वापस आ गए हैं, वो अपने परिवार को देश में कैसे चलाएंगे। यहाँ तो वैसे ही महंगाई और बेरोजगारी और मारामारी है, और जाहिर सी बात है अगर उनको यहाँ पर नौकरी मिल रही होती तो वहाँ वो बेगाने मुल्क में इतनी दूर हजारों किलोमीटर अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ करके एक एक कमरे के मकान में वहाँ पर जा करके क्यों रहते। जाहिर सी बात है वहाँ पर संसाधन नहीं थे, यहाँ भारत के अंदर, या नौकरियाँ उस हिसाब से नहीं थी, इसलिए वो निकल गए। सालों साल से वहाँ पर रह करके काम कर रहे थे। होली दिवाली पर भी या किसी की शादी में भी ये लोग आ नहीं पाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बार आने जाने में ही कम से कम 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए तक का खर्चा हो जाता है। और ऐसे में अब जब ये आए हैं तो जो 40-50 हज़ार रुपये की टिकट थी वो 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, यहाँ तक उनको पैसा खर्च करना पड़ा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आदमी बस किसी भी तरीके से वहाँ से निकलना चाहता था। देखिए जो वीवीआईपी लोग थे वो पहले 10 दिनों के अंदर अंदर या 1 हफ्ते के अंदर अंदर निकल गए थे। बहुत सारे ऐसे वीडियोस निकल करके सामने आए कि कोई बुर्ज खलीफा के अंदर फंसा हुआ है, कोई इधर फंसा हुआ है, कोई उधर फंसा हुआ है। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब, आपको याद होगा, वो इजराइल में थे, और नरेंद्र मोदी जब इजराइल के दौरे पर थे तो लोगों को लगा कि नहीं अभी तो शायद युद्ध शुरू नहीं होगा, क्योंकि अगर युद्ध शुरू होना होता तो देश को भी, इंटेलिजेंस को भी कहीं ना कहीं इस बात की खबर होती, नरेंद्र मोदी साहब को भी खबर होती। और जब युद्ध शुरू होने वाला होता है या 24 घंटे 48 घंटे पहले कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री वो किसी दूसरे ऐसे देश में नहीं जाता है जहां पर युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन नरेंद्र मोदी गए थे। नरेंद्र मोदी 2 दिनों के इजराइल के दौरे पर थे, वहां पर जाकर के मेडल भी पहन करके आए, सारे काम वहां पर किए, और मदरलैंड, फादरलैंड और ये सारी बातें भी कर रहे थे। तो वहां रहने वाले भारतीयों को लग रहा था कि नरेंद्र मोदी आए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं कम से कम, तो उनको ज़्यादा जानकारी होगी बजाय किसी पत्रकार के, बजाय किसी अखबार के, या बजाय कोई एक्सपर्ट जो कह रहा है, ज़्यादा जानकारी भारत सरकार को होगी। और भारत सरकार अगर ऐसी कोई बात होती तो नरेंद्र मोदी नहीं आते। लेकिन अचानक से युद्ध जो है शुरू हो गया, और तब से लेकर के और अभी तक जो लोग वहाँ फंसे हुए थे वो फंसे ही रह गए। कुछ लोग मारे भी गए, बीच बीच में ये खबरें भी सामने आई, अलग अलग इन देशों के अंदर कुछ भारतीयों की मौतें भी हुई हैं, कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इनके परिवार इस वक्त में भारत के अंदर हैं, उनको चिंता इस बात की भी है कि अगर बेटा वहाँ पर मारा गया तो देश में लाश तक नहीं आएगी। और भारतीय जो है वो बहुत भावनात्मक तौर पर जो है सोचते हैं, और इसीलिए माँ बाप की तरफ से, बच्चों की तरफ से, पत्नी की तरफ से, बहन की तरफ से प्रेशर होगा कि भैया आग लगे ऐसे पैसे में तुम आ जाओ, कुछ पैसा तुम्हारे पास में अगर नहीं है तो बता दो, हम भेज देंगे, लेकिन तुम आ जाओ वापस। और आप यकीन मानना कि ऐसी स्थिति के अंदर जब ताबड़तोड़ ड्रोन, मिसाइल और ये सब कुछ गिर रहा था, और जिस वक्त में एयर स्पेस पूरी तरह से बंद हो गया, तब सीज फायर जब से खुला है तब से लोग भाग रहे हैं।
निकल रहे हैं। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, तकरीबन 20,000 फ्लाइट्स रद्द हो गई। तो ऐसी स्थिति में अब जैसे ही एयर स्पेस खुले, जैसे ही जहाज़ों की आवाजाही शुरू हुई, लोगों ने निकलना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी जंग के हालात नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर पहले जो है बयान दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने कहा है कि ईरान के पास में पैसे की बहुत कमी है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दावा किया है कि ईरान की आर्थिक हालत तेजी से बिगड़ रही है। बुधवार को सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि ईरान आर्थिक रूप से टूट रहा है, उसके पास में पैसों की कमी हो रही है, इसलिए तुरंत हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलना चाहता है। उन्होंने फिर कहा कि नाकेबंदी की वजह से ईरान को रोज करीब $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान की सेना और पुलिस को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है और देश के अंदर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। तो ट्रंप साहब, कुछ पैसा आप दे दीजिए, थोड़ी चैरिटी कर दीजिए, क्या पता आपकी जो इमेज इस वक्त में दागदार हो गई है वो थोड़ी साफ हो जाए शायद। और वैसे भी जो बच्चों के खून के छींटे हैं वो आपके दामन तक पहुंचे हैं। मिनाब के अंदर जो आपकी मिसाइलों ने कमाल दिखाया जिस तरीके का, वो पूरी दुनिया ने देखा है। तो थोड़ी चैरिटी कर दीजिए, थोड़ा सा दान पुण्य दे दीजिए ईरान को, क्या पता आपके थोड़े बहुत दाग धुल जाएं, वहाँ पर लोगों की जो आत्माएं भटक रही हैं उनको थोड़ी शांति मिल जाए। ईरान इससे ठीक उलट कह रहा है। ईरान कह रहा है कि हमें किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है, अब भी हम सालों के लिए जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरान के कृषि मंत्री गुलाम रेजा नूरी ने कहा कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का देश में जरूरी सामान और खाने पीने की चीजों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। उनके मुताबिक देश में ज्यादातर चीजें खुद बन जाती हैं और बाकी सामान दूसरे रास्तों से मंगवाया जा रहा है, इसलिए हालात अभी कंट्रोल में हैं। उन्होंने बताया कि ईरान का आकार बड़ा है, उसकी कई सीमाएं हैं जिससे अलग अलग जगहों से सामान लाना संभव है, इसी वजह से सप्लाई में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आ रही है। उनका कहना है कि करीब 85% खेती से जुड़ा उत्पादन और ज़रूरी चीज़ें देश में ही तैयार हो जाती हैं, इसलिए खाने की कमी नहीं है। दरअसल खाने की ज़्यादा दिक्कत, किल्लत वो अरब देशों में है। वहाँ पर अगर आप पूरी तरह से ब्लॉकेड कर दें तो अरब देश भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास में तेल है, पैसा है, सोना है, सब कुछ है, लेकिन पानी नहीं है। पानी वहाँ पर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर ही वो लोग निर्भर हैं। बहरीन में 90% वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर हैं। तो अगर वहाँ के पानी के, आप ये कहिए कि पावर प्लांट्स पर अगर हमले कर दिए जाएं, बाहर से खाने पीने की चीज़ ना जाए, तो भैया सोना, पैसा, हीरे जवाहरात आप ये नहीं खा सकते हो। आप जो कांच की गगनचुंबी इमारतें बनी हुई हैं वो नहीं खा सकते हो आप। लेकिन ईरान बहुत अलग देश है, वहाँ पर पहाड़ भी हैं, वहाँ पर नदियाँ भी हैं, वहाँ पर रेगिस्तान भी है, वहाँ पर खेती भी होती है, पानी भी है वहाँ पर। और तकरीबन ईरान जो है सिर्फ और सिर्फ 3% ही वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर जो निर्भर है। बाकी 90-95% उनकी जो पानी की पूर्ति है वो अपने देश से ही हो जाती है। उन्होंने जहाँ जहाँ पर नदियाँ हैं वहाँ से पाइपलाइन बिछाई हुई है और वहाँ से पाइपलाइन के जरिए पूरे देश में सप्लाई होती है। ईरान बहुत बड़ा देश है, बाकी देशों के मुकाबले बाकी देशों को ढूंढना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पर है, अगर आप सऊदी अरबिया को छोड़ दे तो, लेकिन ईरान उसके मुकाबले में बहुत बड़ा देश है। तो बहरहाल अभी भी ये युद्ध कहीं पर ख़त्म होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। एक शांति है। अब ये तूफान से पहले की शांति है या फिर धीरे धीरे एक बड़ी शांति की तरफ ये शांति बढ़ रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि